हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम आपके धातु एवं अधातु चैप्टर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं तो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ही अच्छे नंबर आने की संभावनाएं होती हैं। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है धातु और अधातु, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से सीखिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं इस चैप्टर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी या जिसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो स्टूडेंट, यहां पर विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं या जिसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है? तो यह एक धातुओं का क्रम होता है। यह एक धातुओं का क्रम होता है जिसमें धातुओं को उसकी प्रतिक्रियाशीलता के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। तो स्टूडेंट, यह एक प्रकार का धातुओं का क्रम होता है जिसमें धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के अनुसार एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस श्रेणी में सबसे प्रतिक्रियाशील धातु, इस श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु को सबसे ऊपर और कम क्रियाशील धातु को नीचे की ओर, कम क्रियाशील धातु को नीचे, सबसे नीचे की ओर लिखी जाती है या होती है। जैसे में लिथियम, पोटेशियम, BaCa, Na, Mg, Al और Zn। तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको बोलते हैं या तो बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। यहां पे हम आपको बनाया है लिक, बकाना, मैगॉल, जिंक, क्रोफिकोनी, टीन एंड लेड, और ये आपका है हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag और Au। ये आपका एक संक्षिप्त रूप हम बनाए हैं रिएक्टिविटी सीरीज का या विद्युत रासायनिक श्रेणी भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? लिथियम सबसे क्रियाशील धातु होता है, तो एकदम ऊपर की तरफ होता है। तो क्या होता है, ये सीरीज ऐसे होती है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ हम इस तरीके से चलते हैं। CO के बाद ये आता है निकिल का नंबर, इसलिए ये ऐसे चलता है। ये इतना पोर्शन इसके नीचे होता है। तो स्टूडेंट, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आगे पूछा है इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। इसके 2 अनुप्रयोग, पहला हो गया धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण, इसके अनुप्रयोग में धातु का निष्कर्षण क्या होता है? धातुओं की सक्रियता जानने के बाद, धातुओं की सक्रियता जानने के बाद यह तय किया जाता है कि उनका निष्कर्षण विद्युत अपघटन से किया जाएगा या कार्बन के द्वारा किया जाएगा। जैसे सोडियम और पोटेशियम जैसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटन से होता है। अगला है अनुप्रयोग विस्थापन अभिक्रिया। धातुओं की सक्रियता के अनुसार, अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकती है। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जैसे ये आपका हो गया जिंक, कॉपर सल्फेट CuSO4, तो कॉपर का ये लवण है, तो जिंक क्या करता है, इसके लवण से कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। तो जिंक के नीचे आपका ये Cu होता है, इसलिए जिंक क्या करता है, Cu के लवण से Cu को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं और मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। तो लिखा है यहाँ पर, जब दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं या धातु व अधातु को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब दो या दो से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं को मिलाकर एक निश्चित अनुपात में एक नया पदार्थ बनाया जाता है तो उस मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कांस्य और पीतल। इन दो एग्जाम्पलों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आना बेहद कंपलसरी हो जाता है। तो कांस्य में क्या होता है? कॉपर लगभग 88% होता है, टीन लगभग 12% होता है। तो इन दोनों के मिश्रण से कांस्य बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीतल। पीतल में क्या होता है? कॉपर आपका 60 से 70% होता है, जो जिंक होता है 30 से 40% लगभग होता है। तो कॉपर का इतना परसेंट, जिंक का इतना परसेंट, दोनों को मिक्स करने पर आपका पीतल मिश्र धातु का निर्माण होता है। का उपयोग जो होता है मूर्तियां बनाने में हम करते हैं, सिक्के बनाने में करते हैं, मशीन के पुर्जे बनाने में करते हैं, मतलब मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने में करते हैं। पीतल का उपयोग हम सजावटी सामान बनाने में करते हैं, बिजली के उपकरण बनाने में करते हैं, वाद्य यंत्र को बनाने में करते हैं। तो स्टूडेंट, मिश्र धातु किसे कहते हैं और उनके नाम और उपयोग इस प्रकार हुए आपके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, खनिज व अयस्क में अंतर लिखिए। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। खनिज और अयस्क में अंतर आता है, या तो आपसे खनिज का डेफिनेशन पूछेगा या तो आपसे अयस्क का डेफिनेशन पूछेगा। तो यहाँ पर अंतर को देखते हैं तो अंतर है आपका खनिज के लिए, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ होते हैं। खनिज क्या होते हैं? एक प्रकार के ठोस पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनमें धातु अथवा अधातु के तत्व उपस्थित होते हैं, खनिज कहलाते हैं। अयस्क क्या होता है? ये विशेष प्रकार के खनिज होते हैं। ये जो अयस्क होते हैं विशेष प्रकार के खनिज ही होते हैं जिनसे आर्थिक रूप से धातु प्राप्त की जाती है, अर्थात आप कह सकते हो वे खनिज जिनसे सुगमता से या आसानी से या मितव्ययता से कम समय में धातु प्राप्त की जाती है, अयस्क कहलाता है। सभी खनिजों से धातु प्राप्त नहीं की जा सकती। स्टूडेंट, इस बात को नोट करिए कि सभी खनिजों से धातु प्राप्त नहीं की जाती, और जिन खनिजों से धातु प्राप्त की जाती है उसको अयस्क कहते हैं। अयस्क में धातु के अलावा मिट्टी, गंदगी व अन्य अशुद्धियां भी उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है खनिज का एग्जाम्पल, सिलिका, कैल्साइट, जिप्सम, क्वार्ट्ज। अयस्क का एग्जाम्पल है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का ये अयस्क है। और अगला हेमेटाइट, Fe का ये अयस्क है। नोट पॉइंट यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, बल्कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, निस्तापन तथा भर्जन को उदाहरण सहित लिखिए। निस्तापन तथा भर्जन को उदाहरण सहित लिखना है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर
तो लिखा है निस्तापन वह प्रक्रम है, निस्तापन वह प्रक्रम है जिसमें किसी कार्बोनेट अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो उस प्रक्रम को निस्तापन कहते हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क को उसके गलनांक से नीचे कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो उस प्रक्रम को हम निस्तापन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है ZnCO3 को वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो आपका ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। भर्जन भी एक प्रकार का क्या होता है, प्रक्रम होता है। तो भर्जन वह प्रक्रम है जिसमें किसी धातु के सल्फाइड अयस्क को, धातु के सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है ताकि वे ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए, तो भर्जन कहलाता है। जैसे ZnS को वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो Zn का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो निस्तापन होता है कार्बोनेट अयस्क लेते हैं, यहाँ पे जो अयस्क होता है वो सल्फाइड अयस्क होता है, यहाँ पर प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है, जबकि यहाँ पे प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में होती है। ये दोनों प्रक्रिया गर्म किया जाता है, गर्म करने से होता है, ये दोनों प्रक्रिया गर्म करने से होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो स्टूडेंट यहां पर अभिक्रिया दिया Hg प्लस H2SO4, जब HgH2SO4 से क्रिया करेगा तो HgSO4 प्लस H2 बनाएगा। ये अभिक्रिया संभव है कि नहीं, ये पूछा है। सेकेंड है जब कॉपर AgNO3 से क्रिया करता है तो CuNO3 का होल ट्वाइस और Ag बनता है। ये भी अभिक्रिया संभव है कि नहीं है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें जरूरत पड़ती है रिएक्टिविटी सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी। यहाँ पे हम संक्षिप्त रूप लिखे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी का। तो देखते हैं कारण बताना है कि क्योंकि अब देखते हैं अभिक्रिया दिया है Hg प्लस H2SO4, ये Hg और H2SO4 अभिक्रिया करता है तो बनता है HgSO4 और H2। ये अभिक्रिया संभव नहीं है, ये जो अभिक्रिया है बिल्कुल संभव नहीं, ये अभिक्रिया होगी ही नहीं। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Hg का स्थान H2 से नीचे है, अतः यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रो सीरीज में देखिए Hg का जो स्थान है हाइड्रोजन से नीचे है, तो Hg हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। यदि ये Hg हाइड्रोजन से ऊपर होता, इधर कहीं होता, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता, अर्थात अभिक्रिया हो जाती। लेकिन बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन से नीचे ये आपका Hg है, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी। पहले नंबर की अभिक्रिया संभव नहीं होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होते हैं वो काफ़ी अधिक क्रियाशील होते हैं, जो नीचे होते हैं कम क्रियाशील होते हैं। तो जो ऊपर होते हैं अपने से नीचे के सभी एलिमेंट्स को उसके लेवल से विस्थापित कर देते हैं, अर्थात अभिक्रिया हो जाती है। लेकिन यहाँ पर Hg के ऊपर हाइड्रोजन है, इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो अभिक्रिया पहले क्या होगी, संभव नहीं होगी। सेकेंड नंबर की देखते हैं Cu प्लस AgNO3, जब Cu AgNO3 से क्रिया करता है तो बनाता है CuNO3 का होल ट्वाइस और Ag। ये अभिक्रिया संभव है, ये अभिक्रिया क्या है, संभव है। क्योंकि आइए देखते हैं, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का जो स्थान है Ag से ऊपर है। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, ये कॉपर का जो स्थान है
Ag से ऊपर है, अर्थात कॉपर क्या करेगा, Ag के लवण से Ag को विस्थापित कर देगा, अर्थात अभिक्रिया क्या होगी, संभव होगी। ये अभिक्रिया होगी, डेफिनेटली ये अभिक्रिया होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक्वारेजिया किसे कहते हैं, या जिसको बोलते हैं अम्लराज क्या होता है। तो आइए देखते हैं अम्लराज क्या होता है। तो सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 के 3 संबंध 1 के अनुपात का ताजा तैयार किया गया मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं HCl, ये आपका हो गया HCl, लेते हैं HCl, ये आपका सांद्र HCl है। फिर यहां पर हम लेते हैं HNO3, ये भी आपका सांद्र HNO3 है। तो HCl का हम 3 भाग लेते हैं और HNO3 का 1 भाग लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो एक प्रकार का मिक्सर बनता है आपका। इस मिक्सर में 3:1 का रेशियो होता है। तो इस मिश्रण को हम बोलते हैं, ये मिक्सर आपका हो गया अम्लराज। ये मिक्सर क्या है आपका, अम्लराज होगा। तो HCl का 3 भाग लेंगे, HNO3 का 1 भाग लेंगे। ये मतलब HCl क्या होगा, सांद्र, HNO3 क्या होगा, सांद्र, इसका 3 भाग, इसका 1 भाग, दोनों को मिक्स करेंगे तो एक मिक्सर बनेगा। उस मिक्सर को क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धातु और अधातु के चैप्टर से। आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करिए ताकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आए तो आप बहुत ही निश्चित तरीके से अच्छे तरीके से लिख पाए। तो स्टूडेंट ये सब इस चैप्टर के वो क्वेश्चन थे जो बिल्कुल हर बार लगभग पेपर में क्या करते हैं, टच करते हैं, बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्या करते हैं, टच करते हैं। तो आप इन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल जाना ही नहीं है, आपको बेहतरीन तरीके से याद करना है और लिख लिख कर याद करना है, बिल्कुल भूलना भी नहीं है। तो स्टूडेंट हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, अगले वीडियो में, वो भी अगले चैप्टर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आप अपने पढ़ाई को करते रहिए, बिल्कुल निश्चित तरीके से, एक अच्छे तरीके से करते रहिए और आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, यह हम आपसे आशा करते हैं। सीरीज का आपका नेक्स्ट चैप्टर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम आने वाले हैं नए वीडियो में। तो आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।